क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक पूरे डिजिटल जनरेशन की सांसें छीन ली जाएँ, उनसे उनका सोशल मीडिया, उनकी वॉइस, उनकी आइडेंटिटी छीन ली जाए, तो क्या होता है? नेपाल ने हमें इसका लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाया। 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सिर्फ 24 घंटे के अंदर अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। और ये सब हुआ किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं, बल्कि उन जेनजी युवाओं की वजह से जो 1977 से 2012 के बीच पैदा हुए थे। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक क्रांति थी जिसने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स की ज़मीन हिला दी। सबसे पहले समझिए ये जेनजी हैं कौन। अगर आप 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं तो आप भी इसी जनरेशन का हिस्सा हो। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आंखें खोलते ही इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और सोशल मीडिया देखा। मतलब जब उनके माँ बाप लैंडलाइन से कॉल करते थे, ये बचपन से ही फेसबुक, ऑरकुट, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर एक्टिव थे। इसलिए इन्हें डिजिटल नेटिव्स कहा जाता है। पर डिजिटल होने के अलावा इनकी एक और ख़ासियत है, इन्होंने करप्शन और नेपोटिज़म के खिलाफ लड़ना सीखा है। ये वो जनरेशन है जिसे पॉलिटिक्स के पुराने तरीके टॉलरेट नहीं होते। अगर कोई लीडर उनके फ्यूचर के साथ खेलता है तो ये चुप रहने वाले नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ। श्रीलंका में 2012 में गोताबाया राजपक्सा को भागना पड़ा। बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना को रिज़ाइन करना पड़ा। और अब नेपाल में 2025 में ओली को हटना पड़ा। हर जगह एक ही कॉमन फैक्टर है, जेनजी का गुस्सा प्लस सोशल मीडिया की पावर। श्रीलंका में क्राइसिस तब आई जब पेट्रोल और खाने की चीज़ें ख़त्म होने लगी। लोगों को रोटी के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता था। फॉरेन रिजर्व ज़ीरो हो गए थे। यूथ ने प्रेसिडेंट हाउस और पार्लियामेंट तक कैप्चर कर लिया। रिज़ल्ट ये हुआ कि गोताबाया राजपक्सा को भागकर रिज़ाइन करना पड़ा। बांग्लादेश का केस अलग था। वहाँ एक रिजर्वेशन लॉ लाया गया था जिसमें मुक्ति बहिनी फाइटर्स के फैमिली को जॉब में कोटा मिलता। बाकी स्टूडेंट्स को लगा कि उनके हक मारा जा रहा है। ढाका से शुरू हुआ प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल गया। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। और अब नेपाल, जो कि साउथ एशिया का तीसरा मुल्क बन गया जहां जेनजी ने सरकार गिरा दी। नेपाल में पिछले 3 साल में 3 मैसिव स्कैम हुए। 2021 में गिरिबंधु टी स्टेट स्कैम, जो कि 57,000 करोड़ का था। 2022 में ओरिएंटल कोऑपरेटिव स्कैम, जो कि 13,600 करोड़ का था। 2024 में कोऑपरेटिव स्कैम, जो कि 69,600 करोड़ का था। टोटल मिलाकर 1,40,000 करोड़ रुपयों का घपला हुआ था। ये एक छोटे देश के लिए विनाशकारी है। यूथ ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया, #नेपोबेबीज़, जिसमें एक्सपोज हुआ कि लीडर्स के बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, लग्जरी कार्स में घूम रहे हैं। जबकि नेपाल की रियलिटी ये थी कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20.82% था। मतलब एक तरफ गरीबी और बेरोज़गारी, दूसरी तरफ पावर वाली फैमिलीज़ की शानो शौकत। और फिर एक और स्पार्क आई। एक मिनिस्टर की बेटी की शादी थी। शादी इतनी लेविश थी कि पूरे काठमांडू में ट्रैफिक 6 घंटे के लिए रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर शादी की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वायरल हो गई। पब्लिक को लगा हमारे लिए हॉस्पिटल्स नहीं है, जॉब्स नहीं है और बिजली के पैसे नहीं हैं, पर शादी के लिए करोड़ों वेस्ट हो रहे हैं। ये था वो मोमेंट जहाँ से गुस्सा और भड़क गया। 4 सितंबर 2025 को नेपाल गवर्नमेंट ने एक ऐसा कदम उठाया जो आग में घी का काम कर गया। गवर्नमेंट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स सबको बैन कर दिया। ऑफिशियल रीज़न दिया गया नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। पर रियलिटी ये थी कि ये सब नेपो बेबी मूवमेंट को दबाने के लिए किया गया था। सिर्फ एक ऐप बचा, टिकटॉक। क्यों? क्योंकि टिकटॉक एक चाइनीज़ कंपनी है और नेपाल चाइना के प्रेशर से उसे बैन नहीं करवा पाया। ये छोटी सी छूट यूथ के लिए एक बड़ी टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी बन गई। सोचिए, एक जनरेशन जो सोशल मीडिया के साथ पैदा हुई है, उनसे सोशल मीडिया छीन लो। ये उनके लिए बस एक ऐप नहीं, उनकी आइडेंटिटी, उनकी आवाज़, उनका लाइवलीहुड है। बैन उनके लिए अटैक ऑन एग्जिस्टेंस था। इसी बीच एक एनजीओ सामने आया, हामी नेपाल। ये ऑर्गेनाइजेशन पहले भी स्टूडेंट इशू और नेचुरल डिज़ास्टर्स में एक्टिव रहा था। इसकी एक ही स्टैंड थी, नॉन पॉलिटिकल इमेज। हामी नेपाल ने 8 सितंबर के लिए एक प्रोटेस्ट अनाउंस किया। स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी, अगर स्टूडेंट आ रहे हैं तो अपने स्कूल यूनिफॉर्म्स पहन कर आओ। ये एक सिंबॉलिक मूव था जिससे प्रोटेस्ट पीसफुल और इनोसेंट दिखे।
और कोई पॉलिटिकल पार्टी एंगल ना लगे। 8 सितंबर को काठमांडू की सड़कों पर हज़ारों स्टूडेंट्स उतर आए। पहले मार्च शांतिपूर्ण था, बैनर, स्लोगन, सॉन्ग्स, पर जैसे ही वो पार्लियामेंट के पास पहुंचे, पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। टियर गैस, वाटर कैनन्स, रबर बुलेट्स और लाइव एम्यूनेशन तक स्टार्ट हो गया। रिजल्ट ये हुआ कि सिर्फ एक दिन में 19 लोग मर गए, 300 से ज़्यादा घायल हुए। स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे भी इसका शिकार बने। एक 12 साल का लड़का भी गोली से मर गया। ये इंसिडेंट ने पूरे देश का खून खौला दिया। अगले दिन गुस्सा अनकंट्रोलेबल हो गया। प्रोटेस्टर्स ने मिनिस्टर्स और एक्स पीएम्स के घरों को टारगेट किया। ओली, प्रचंडा और देऊबा तीनों के घरों को आग लगा दी गई। पार्लियामेंट बिल्डिंग को भी जला दिया। मिनिस्टर्स हेलीकॉप्टर से भागने लगे। शाम तक सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि पीएम ओली के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया। ये था वो पल जिसने नेपाल के युवा ने 24 घंटों के अंदर अपनी सरकार गिरा दी। नेपाल की डेमोक्रेसी 2008 में मोनार्की ख़त्म होने के बाद से ही अनस्टेबल रही है। 16 साल में 13 गवर्नमेंट बदल चुकी है। हर सरकार करप्शन में फंसी और गिर गई। इस बार डिफरेंस ये था कि प्रोटेस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, ये था जेनजी रिवॉल्यूशन। जेनजी क्रांति के 5 खास बातें। नो पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ये पूरी तरह से यूथ लेड मूवमेंट था। डिजिटल कोऑर्डिनेशन, वीपीएन्स, डिस्कॉर्ड सर्वर्स और एन्क्रिप्टेड ऐप्स यूज़ किए गए। सिंबॉलिज्म, स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें लेकर मार्च करना। क्लियर डिमांड्स, पार्लियामेंट रिजोल्यूशन, फ्रेश इलेक्शंस। ग्लोबल इंस्पिरेशन, श्रीलंका और बांग्लादेश के प्रोटेस्ट से सीख। नेपाल का ये केस हमें एक बड़ी बात दिखाता है। जब एक पूरी जनरेशन का पेशेंस टूट जाता है तो वो एक दिन में सिस्टम हिला देते हैं। सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का टूल नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल वेपन बन चुका है। आज के टाइम में यूथ सिर्फ जॉब और एजुकेशन नहीं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी डिमांड करते हैं। ये जनरेशन किसी भी सरकार को कहती है, अगर आप हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो हम आपका प्रेजेंट छीन लेंगे। और सवाल यही है, क्या असली जेनजी अपराइजिंग इंडिया में भी पॉसिबल है? यहाँ भी करप्शन स्कैंडल्स होते हैं, नेपोटिज्म है और सोशल मीडिया यूथ के लिए एक जीवन धारण है। लेकिन डिफरेंस यही है कि इंडिया के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स नेपाल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर भी नेपाल का केस एक वार्निंग साइन है, इग्नोर जेनजी एट योर ओन पेरिल। तो दोस्तों, नेपाल का ये जेनजी रिवॉल्यूशन एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट है। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल साइन है कि डिजिटल नेटिव्स करप्शन और सेंसरशिप को टॉलरेट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब यूथ का पेशेंस टूटता है तो वो 24 घंटे में सरकार गिरा देता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में भी ऐसा कुछ हो सकता है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए फॉर नोटिफिकेशंस।